हम लोग एसएससी एमटीएस की तैयारी करते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा टारगेट यही होता है कि 25 नंबर में से 25 नंबर ही अचीव किए जाएं। इसके लिए हम 1000 प्रश्नों की सीरीज लेके आए। तो इस सीरीज के अंतर्गत आप सभी का स्वागत है। और आपने अभी तक हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें। धन्यवाद। शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो पहला प्रश्न क्या कहता है, आ जाते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या कहता है, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। जो मंत्रिपरिषद की बैठक होती है ना, उसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो इसका पहले पे कहा गया है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल सचिव, लोकसभा अध्यक्ष। तो ABCD इनमें से कौन सा जवाब सही है। तो मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता होता है ना, वो प्रधानमंत्री करता है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, क्योंकि वही मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। आशा है कि ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन है ना, SSC मैट्रिक स्तरीय परीक्षा समय चल रहा था 2008, उसी समय पूछा गया था। तो आने वाली MTS की परीक्षा और CHSL, CGL, इन सभी के एग्ज़ामों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही अपनी अहम भूमिका रखते हैं। और इसलिए तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें। और इससे काफ़ी हमें एक मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आपके लिए इसी तरीके की नई नई वीडियो लाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना, जो डेस्क दे रखा है, स्पेस दे रखा है, के अधिनियम के अंतर्गत की गई है। तो औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना किसके द्वारा करी गई है। तो ये पे कह रहा है 1919, 1935, 1892 और 1909। तो इन चारों को देखते हुए ABCD में से हम लोग देखते हैं जो बी ऑप्शन 1935 है, यही सही जवाब सामने निकल के आ जाता है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी में और भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना का प्रावधान किया गया था। उसके अनुरूप वर्ष 1937 ईस्वी में भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी दिल्ली में, जिसका स्थान दिल्ली में है। और भारत में वर्ष 1950 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना होने तक यह संघीय न्यायालय कार्यरत रहा, उसके बाद में बंद कर दिया गया। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। और अगला क्वेश्चन ही मल्टीटास्किंग बोले तो MTS की परीक्षा 2013 के अंतर्गत आया हुआ था। क्या कहता है, भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित हैं। तो भारत में आम चुनाव किस पर आधारित हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पर, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, कार्यात्मक प्रतिनिधित्व, सामान्य प्रतिनिधित्व। तो भारत में जो आम चुनाव होते हैं ना, प्रदेश के आधार पर कराए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रादेशिक प्रतिनिधित्व इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका सही जवाब है। तो अनुच्छेद 325 के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन तथा राज्य के विधानमंडल सदन के निर्वाचन के लिए प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक साधारण निर्वाचन नामावली होगी, जिसके सभी सदस्यों को निर्वाचन में अपना मत देने का अधिकार होगा। इस प्रकार भारत में आम चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर आधारित है। ठीक है। तो भारत में जो वोट देने का अधिकार होता है ना, वोट देने का, यदि आप 18 साल के ऊपर हैं और भारत में रह रहे हैं तो आप वोट दे सकते हैं, आपको मत देने का अधिकार है। लोकसभा के लिए आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, और राज्यसभा के लिए आपकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। आशा है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देर ना करते हुए। ठीक है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे की जाती है, तो उसका प्रावधान क्या होता है, और ये क्वेश्चन कब आया था, ये अपनी फोन की स्क्रीन पे तो आप देख ही रहे हैं। तो पहले में कहेगा राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो बी ऑप्शन में राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। सी में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। और अगला डी, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों द्वारा CM की नियुक्ति की जाती है।
तो देखते हैं ABCD में से कौन सा इसका जवाब सही है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। राज्यपाल के द्वारा CM की नियुक्ति की जाती है। देखते हैं संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करते हैं। यही होता है ना, किसी के सामने क्या होता है कि मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, जैसे छोटे छोटे मंत्री होते हैं ना विभाग के। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन CPO 2005 का है। अंत्योदय कार्यक्रम किसके साथ जुड़ा है? तो बताना है अंत्योदय कार्यक्रम है और किसके साथ जुड़ा है। ए पे दे रखा है बंधुआ मजदूरों की मुक्ति, बी कहता है भारत में सांस्कृतिक क्रांति लाना, नंबर सी कहता है कपड़ा मजदूरों की मांगे, और डी ऑप्शन कहता है गरीब लोगों का उत्थान। तो ABCD को ध्यान में रखते हुए तो इस क्वेश्चन के हिसाब से डी ऑप्शन सही जवाब है। अंत्योदय कार्यक्रम किसके साथ जुड़ा है? गरीब से गरीब लोगों का उत्थान, यही सही जवाब है। अंत्योदय कार्यक्रम की पहल गरीब से गरीब लोगों के उत्थान के लिए हुई थी। इस कार्यक्रम को सबसे पहले राजस्थान सरकार ने सन 1977 ईस्वी में लागू करा था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है, जो कि SSC 10+2 लेवल SSC CHSL का है, 2010 में पूछा गया था। उस स्थिति को क्या कहते हैं? इसमें कुल आय कुल लागत के बराबर होती है। तो उस स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कुल आय जो होती है, आय बोले तो इनकम, और कुल आय कुल लागत के बराबर होती है। तो एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत उत्पादन का समूल्य स्तर, संतुलन स्तर बिंदु, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। तो इसके ABCD को देखते हुए जो C ऑप्शन दे रखा है संतुलन, जो C ऑप्शन दे रखा है संतुलन स्तर बिंदु, यही सही जवाब है। देखते हैं संतुलन स्तर बिंदु यानी ब्रेक इवन पॉइंट वह बिंदु है जहां कुल आय कुल लागत के बराबर होती है। ब्रेक इवन पॉइंट बराबर अचल लागत गुणे 100 अपान में लिखना है अचल लागत प्लस शुद्ध व्यय, यही इसका सही जवाब है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है और किस तरीके से अपनी उपयोगिता रखता है। एकाधिकारी किसके साथ किसके आधार पर मूल्य विभेदन का आश्रय लेता है? तो एकाधिकारी किसके आधार पर मूल्य विभेदन का आश्रय लेता है? मांग का नियम, पूर्ति का नियम, पूर्ति लोच, मांग लोच। तो ABCD इनको ध्यान में रखते हुए तो कौन सा इसका सही जवाब है? तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन सही जवाब है, पूर्ति का नियम। एकाधिकारी मांग लोच के आधार पर मूल्य विभेद का आश्रय लेता है। किसका? मूल्य विभेद का। तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है और कहाँ पे पूछा गया? अगला प्रश्न SSC मल्टीटास्किंग 2013 में आया हुआ था। और देखते हैं संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। तो संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र कौन सा था? मदुरै था, अरिकमेडु था, पुम्हूर था, मुसिरी था। तो ABCD इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो हम लोगों ने देखा जो संगम काल में रोमन का व्यापार केंद्र था वो अरिकमेडु था। अरिकमेडु बोले तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अरिकमेडु एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था जहां देश के विभिन्न भागों से व्यापारिक वस्तुएं एकत्र की जाती थी तथा फिर यहां से रोम को जाते थे। अरिकमेडु बोले तो पांडिचेरी की खुदाई से रोमन के द्वीप कांच के कटोरे रत्न मन के तथा बर्तन प्राप्त किए गए तथा स्पष्ट है कि संगम काल में अरिकमेडु रोमन व्यापार के मुख्य केंद्र बिंदु से। तो आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये क्वेश्चन ना हमको इतिहास याद दिला देगी। जब हम लोग अच्छा छोटी क्लासों में थे, लगभग 9th और हाई स्कूल
तो उस परीक्षा में कक्षा 6 से ही ये क्वेश्चन आना शुरू हो जाते हैं। क्या कहता है, उसी को एसएससी ने टांग लिया 2017 में। क्या कहता है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण काल या नव पाषाण काल। ABCD को आप ध्यान से देखिए और पहचानिए कि पूरा पाषाण काल को, आरंभिक पूरा पाषाण काल को क्या कहा जाता है। तो कौन सा इसका सही जवाब है आपको बताना। तो इस क्वेश्चन का A ऑप्शन सही है, पूरा पाषाण काल कहा जाता है। पूरा पाषाण काल भी कुछ भाग होंगे, आइए देखते हैं। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता आती है। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। ये है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। आई होप ये क्वेश्चन से आपको कुछ इतिहास की पुरानी जानकारी मिली होगी। जिस समय आदि मानव रहा करता था, उसने आग से, पत्थर से आग जलाना सीखा था। फिर नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा जो आदि मानव था आगे प्रगति की ओर बढ़ता चला गया। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सुधार आंदोलन क्या है। ये क्वेश्चन SSCGL में आया है। सुधार आंदोलन विवेचनात्मक ज्ञान का पुनः प्रवर्तन, पोप के प्रभुत्व के खिलाफ विद्रोह, C परम राजसी का उदय, D मनुष्य के आचार व्यवहार में परिवर्तन। तो सुधार आंदोलन क्या था, तो आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया हो। पोप के प्रभुत्व के खिलाफ विद्रोह, ये क्वेश्चन जब हमने कक्षा 10 या 9 के इतिहास में पढ़ा तो हमें खूब भर भर के देखने को मिला था और ये क्वेश्चन SSCGL को पसंद आया, इसीलिए पूछा। और भविष्य में आने वाले परीक्षाओं में भी ऐसे ही प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, सुधार आंदोलन पोप के प्रभुत्व के खिलाफ एक विद्रोह था। इस आंदोलन को प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन भी कहा जाता था। 16वीं शताब्दी में प्रारंभ हुए इस आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य धार्मिक क्षेत्र में रोम के पोप व चर्च के एकाधिकार को चुनौती देना था। तो इतना कुछ जानने के बाद हमें आशा है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। तो सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेनापति का नाम बताना है। अल हजाज है, या कुतुबुद्दीन ऐबक है, अलाउद्दीन खिलजी है, मोहम्मद बिन कासिम। यही सबसे बड़े इतिहास का नेता हुआ करता था। कभी यही सबसे बड़ा लड़ाकू या नेता हुआ करता था जिसे मोहम्मद बिन कासिम कहा जाता है। इसी ने भारत की धरती पर लड़ाकू यानी डाकिया या आतंकी तरीके से पहले बार कदम रखा था। ये देखते हो, उपयुक्त में से सबसे पहली बार आक्रमण यानी आतंकी आक्रमण करने वाला व्यक्ति जो हुआ वो मोहम्मद कासिम था। समय था 712 ईस्वी। इसमें मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया। जो अरब का निवासी था, इस समय सिंध का शासक, जो सिंध यानी मोहम्मद बिन कासिम आता है, उस सिंध के ऊपर अटैक करता है। उस समय जो जिसे मोहम्मद बिन कासिम ने हराया था, ठीक है, वो क्या था, सिंध का शासक था। सिंध का शासक राजा पोरस हुआ करता था उस समय। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्राणी विज्ञान के उस शाखा का नाम क्या है, क्या बताना है जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो पारिस्थितिकी, शरीर विज्ञान या जीव विज्ञान या जीव पारिस्थितिकी या इथोलॉजी। तो ABCD इनमें से कौन सा सही जवाब है, ये आपको बताना है। तो आपने चुन लिया होगा और आशा है कि आपने राइट आंसर ही चुना होगा। ये सभी के आप जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इथोलॉजी इस क्वेश्चन के हिसाब से सही जवाब है। प्राणी विज्ञान की जिस शाखा में हम पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं वह इथोलॉजी कहलाता है। यह पारिस्थितिकी, मनोवैज्ञानिक एवं शरीर की रचना विज्ञान से संबंधित है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या कहता है, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ था। दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ था, 1106, 1206, 1306 या 1406। ABCD में से दिल्ली सुल्तान का शासन या दिल्ली सल्तनत का शासन कब शुरू हुआ था। तो ABCD में से कौन सा सही जवाब है ये आपको बताना है। तो
हमने देखा कि जो बी ऑप्शन है 1206 ईस्वी यही सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला। दिल्ली सल्तनत का शासनकाल 1206 ईस्वी से शुरू हो जाता है। इस वर्ष मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक का औपचारिक राज्यारोपण लाहौर में किया गया। यह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था जिसे भारत में तुर्की राज्य और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता था। आई होप इसके बाद में आपने देखा, जब इतिहास खोल के देखे थे तो इल्तुतमिश के बाद में आते हैं इल्तुतमिश, फिर उसके बाद में उनकी बेटी रजिया, और इस प्रकार से इसका शासनकाल आगे तक इंक्रीज होता रहता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या होता है। एसएससी मल्टीटास्किंग 2011 का है। सूफी परंपरा में पीर से आशय क्या है, यानी पीर किसे कहा जाता है? तो हिंट क्या देखते हैं, सूफी परंपरा। तो ए ऑप्शन कहता है कि सर्वोच्च ईश्वर, जो पीर होता है ना उसे सर्वोच्च ईश्वर कहते हैं। सूफियों का गुरु, सभी सूफी संतों में सर्वश्रेष्ठ। डी कहता है सूफियों की आस्थाओं के लिए लड़ने वाला परंपरावादी शिक्षक, यानी सूफियों में पीर का आशय होता है, सूफियों के गुरुजी। ठीक है, सूफी परंपरा में पीर से आशय गुरु तथा मुरीद से आशय शिष्य होता है। गुरु तथा पीर एवं शिष्यों अथवा मुरीदों के बीच का संबंध सूफी पंथ का एक महत्वपूर्ण भाग है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा? ईस्ट है, एसिटेबुलेरिया है, एसिटोबैक्टर है, अमीबा है। तो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव एसिटेबुलेरिया, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव एसिटेबुलेरिया, इसका नाभिक की सबसे बड़ा होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है और किस तरीके से अपनी एक उपयोगिता रखता है। देखते हैं विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर की राज्य की स्थापना संगम वंश ने की थी। संगम वंश के अंतर्गत कौन था? विजयनगर राज्य की स्थापना संगम वंशीय शासक हरिहर बुक्का नामक दो भाई थे, उन्होंने 1336 में की थी, यानी संगम वंश की स्थापना। आशा है कि आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं कल की क्लास नंबर 38 में इसी तरीके के बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड डिलीवरी। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर कर दें, ताकि इससे हमें एक अच्छा सा मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए नई वीडियो बनाने का अवसर भी हमें मिलता रहता है। तो धन्यवाद, थैंक यू, बाय।